नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एज में। इस वीडियो में हम करेंगे बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हम इसमें करने वाले हैं टोटल जो जितने भी चैप्टर हैं उससे जो है 4-5 क्वेश्चन हर चैप्टर से निकालेंगे और पुराने ईयर्स में जो आए हुए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा कि ये प्रश्न जो है कब आया है और फिर उसको हम करने वाले हैं और उसमें डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है और इसको 2 पार्ट में अपलोड करूंगा। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे और अगले पार्ट में अगले 50 होंगे। तो पूरा वीडियो देखना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मानव विकास है। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों, मात्रात्मक, गुणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं पहले मात्रात्मक क्या है और गुणात्मक क्या है। मात्रात्मक क्या होगा? जब बच्चा जो है बढ़ रहा है उसको दो चीजें जो है होती हैं, ठीक है। एक होती है वृद्धि और एक होता है विकास। तो वृद्धि में जो शारीरिक रूप से जो आपको प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे उसके आकार में वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसके रूप में वृद्धि हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, मोटापा बढ़ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? मात्रात्मक विकास, ठीक है, क्योंकि उसकी आकार और में वृद्धि हो रही है, प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कब तक होता है? एक निश्चित काल तक होता है, जैसे 18 वर्ष तक जो है शारीरिक विकास होता है, उसको हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। लेकिन विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये उम्र भर विकास होता है। विकास में क्या क्या शामिल है? उसके गुण शामिल करेंगे, ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन होंगे, ठीक है। और विकास में जो है वृद्धि तो शामिल होगा ही और इसमें जो है गुणात्मक आएगा, ठीक है। तो गुणात्मक मतलब क्या होता है? उसके गुणों में परिवर्तन होगा और उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, मानसिक वृद्धि होगी, संवेगों में परिवर्तन आएगा, सामाजिक परिवर्तन आएगा। जैसे जैसे बालक जो है समाज के संपर्क में आएगा तो उसके सामाजिक जो है परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये सब चीजें जो है आपके विकास में शामिल होती हैं। तो मानव विकास क्या है? विकास एक बड़ा वर्ड है, ब्रॉड वर्ड है, जिसमें कि वृद्धि भी शामिल है। तो विकास में क्या क्या शामिल हो जाएगा? मात्रात्मक व गुणात्मक, ठीक है, दोनों चीजें शामिल हो। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है क्वेश्चन में मात्रात्मक की जगह जो है परिमाणात्मक भी दिया रह सकता है। तो परिमाण मतलब भी वही होता है, आकार और रूप में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। बाल अध्ययन का पिता है। बाल अध्ययन का कौन है पिता? बाल अध्ययन का जनक है स्टैनली हॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये जो है आरटेट में आ चुका है। मैंने सारे क्वेश्चन जो है वही शामिल किए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे हैं। तो पूरा वीडियो देखना, अच्छे से देखना है, पेन कॉपी लेके बैठिए आराम से, ठीक है। यदि समय नहीं है तो बाद में देखिए, लेकिन इसको आराम से एकाग्रता के साथ देखना है। ये पूरा बाल विकास का निचोड़ है ये वीडियो, ठीक है। सारे चैप्टर से मैंने क्वेश्चन डाले हैं तो ध्यान से देखना है इसको। बाल अध्ययन का पिता है स्टैनली हॉल। ये जॉन लॉक कौन है फिर? तो जॉन लॉक कौन है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे वे थे जॉन लॉक। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले पहले यदि व्यक्ति पूछे तो आप लगाएंगे जॉन लॉक और बाल अध्ययन का जनक या पिता पूछेंगे तो स्टैनली हॉल आएगा, ठीक है। इसका आंसर है स्टैनली हॉल। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बाल विकास से तात्पर्य है। अब बाल विकास क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, बालक के गुणों में परिवर्तन, बालक के गुणों व परिमाण दोनों में परिवर्तन। तो इसके जो पहले वाला प्रश्न था वैसा ही है ये। बालक के गुणों मतलब जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसके गुणों में परिवर्तन, और दूसरा परिमाण, आकार और रंग रूप में परिवर्तन, ठीक है। जो बाहर से वृद्धि दिखाई दे रही है उसकी उसकी लंबाई बढ़ रही है और मोटापा बढ़ रहा है, शरीर में वृद्धि हो रही है, उसको हम बोलेंगे परिमाण। और गुणों में वृद्धि, उसका मानसिक विकास हो रहा है, संवेगों में परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब आएगा उसके गुणों में परिवर्तन। उसके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, संज्ञान में वृद्धि हो रही है, ये सब आएगा गुणों में। तो बाल विकास क्या है? परिमाण और गुण दोनों चीजें इसमें शामिल होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य है। अब सिरस्थ सिद्धांत क्या है? सिरस्थ सिद्धांत होता है सिर पाद अभिमुख सिद्धांत। इसका एक और नाम है, वो नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप लिख लीजिए, सिर पादाभिमुख, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? सिर पाद अभिमुख दिशा, ये को नाम है इसका। मतलब सिर से पैर की तरफ, मतलब
बच्चे का विकास जो सबसे पहले जो है सिर का विकास होगा, फिर बाकी अंगों का नीचे की तरफ विकास होता है। एक ये सिद्धांत है विकास का। तो बच्चे के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार क्या सत्य है? विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन नंबर सी। और एक और आपको याद रखना है, एक और जो सिद्धांत है वो क्या है? समीप दूर अभिमुख, ये नाम बिल्कुल याद रखना है, समीप दूराभिमुख दिशा। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या है? विकास जो है, बालक का विकास जो है शरीर के केंद्र से प्रारंभ होगा और फिर दूसरे अंगों का विकास होगा। मतलब रीढ़ की हड्डी से विकास शुरू होगा, फिर अन्य अंगों तक जाएगा। तो दो सिद्धांत है विकास के, पहला सिर से पैर की तरफ और दूसरा है केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे समीप, समीप मतलब बीच से। ठीक है, समीप दूराभिमुख दिशा, और एक है सिर पादाभिमुख दिशा। तो दो सिद्धांत आपको याद रखना है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि क्या है? तो वृद्धि और विकास मैंने बता दिया क्या क्या होता है। उसके अध्ययन की सबसे अच्छी विधि क्या है? ये है विकासीय विधि, ऑप्शन नंबर बी। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित तीसरी अवस्था का क्या नाम है? मैंने जीन पियाजे का जो है पर्टिकुलर पूरा वीडियो डाला है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन में जाके देख सकते हैं आप ऊपर। और जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उन्होंने मानव विकास की या बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था लाइन से याद रखनी है आपको। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामत अवस्था। ठीक है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक। तो तीसरी अवस्था इसमें पूछा है सीधा सीधा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वस्तुओं को पहचानना, उनमें विभेदीकरण करना और वर्गीकरण द्वारा समझना किस अवस्था में विकसित होता है? तो वस्तुओं को पहचानना बालक कौन सी अवस्था में सीखता है? आपने वीडियो देखा होगा तो आप ये आंसर कर पाएंगे, पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया मैंने। तो इसका आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। जो 4 अवस्थाएं हैं, पहली है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कहाँ गई? हाँ, ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है? इस तक पहली स्टेज में जो भाषा का विकास नहीं हुआ होता है, तो इसका समय काल है 0 से 2 साल तक। ठीक है, बच्चा जो है कोई भी ज्ञान की प्राप्ति या अपनी अभिव्यक्ति क्या करता है? इंद्रियों के माध्यम से करता है, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था याद रखना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल। इसमें जो है भाषा का विकास हो जाता है और वस्तुओं को पहचानने लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वो पूछा भी गया है। तीसरी अवस्था क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो है वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीख जाता है कि ये जानवर की कैटेगरी है, ये इंसानों की कैटेगरी है। तीसरा आत्म केंद्र का भाव रहता है इसमें, तीसरी अवस्था में। ठीक है, और चौथी अवस्था क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये लिखी है। इसका काल क्या है? 2 से 7 ये है, 7 से 11 ये है और 11 से 15 ये है। और अमूर्त से सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें चिंतन करना सीखता है बच्चा। जो चीजें हमें सामने नहीं दिख रही हैं उसको बोलते हैं अमूर्त, और उनके बारे में भी सोचना प्रारंभ कर देता है बच्चा, इसको हम बोलते हैं चिंतन करना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 8वां, ये भी जीन पियाजे से संबंधित है। मैंने इस वीडियो में सारे जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है उनके क्वेश्चन डाले हैं। बाल विकास के हर एक चैप्टर से 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है। मतलब बाल विकास का ये पूरा वीडियो जो है निचोड़ है। आप पूरा वीडियो देखेंगे, ये 2 भागों में वीडियो, ये पहला वीडियो चल रहा है, इसमें 50 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और अगले वीडियो में 50 और कवर करूंगा। तो ये दोनों वीडियो आपको अच्छे से देखना, कॉपी पेन लेके देखना है। इसके बाद आपके सिद्धांतों से कोई भी क्वेश्चन जो है गड़बड़ नहीं होंगे। चलिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल निम्नलिखित में से कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक कौन सी काल है? अभी अभी पढ़ा हमने, ये है पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक काल, मतलब 7 से 11 वर्ष। प्रथम अवस्था में बालक की विचार अभिव्यक्ति का माध्यम किसे माना जाता है? अभी मैंने बताया, प्रथम अवस्था में बालक क्या करता है? इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति और अभिव्यक्ति करता है। 10वां प्रश्न, स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास तर्क पर आधारित होता है, किस अवस्था में होता है? अभी मैंने बताया, तर्क और चिंतन करना, मतलब जो चीजें सामने नहीं उसके बारे में भी सोचना, स्मरण शक्ति बढ़ना, तर्क करना, ये सब कौन सी अवस्था में? चौथी अवस्था में। चौथी अवस्था का काल क्या है? 11 से 15, और उसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न है 11वां नंबर का। ठीक है, 100 कवर करने वाले, इसमें 50 करेंगे और अगले वीडियो में 50। तो पूरा वीडियो देखना है,
वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए, बालक का भाषा में विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है? बालक का भाषा में विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो ये जीन पियाजे की दूसरी अवस्था में भाषा विकास होता है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए वीडियो देखते देखते, ठीक है। और ये क्वेश्चन रीट 2016 में आया था, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम वाला चैप्टर शुरू हो गया है। इसमें जो वंशानुक्रम के 3 सिद्धांत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला समानता का सिद्धांत, ठीक है, दूसरा प्रत्यागमन का सिद्धांत, और ये है भिन्नता का सिद्धांत। तो तीनों जो है वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। अभिप्रेरणा ये इसका सिद्धांत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब अभिप्रेरणा। और समानता का समानता का सिद्धांत क्या कहता है? माता पिता के गुण जो हैं उनकी संतानों में प्रत्यारोपित होते हैं, ये कहता है समानता का सिद्धांत। और प्रत्यागमन मतलब क्या है? कि माता पिता के विपरीत जो है गुण आ जाते हैं संतानों में। कई बार आपने देखा होगा माता पिता की हाइट छोटी है, वो बच्चा जो ऊंचा निकल जाता है। तो ये क्या है? माता पिता से जो है विपरीत गुण आ जाना बच्चों में, इसको हम बोलते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। और भिन्नता तो नाम से ही स्पष्ट है, माता पिता से भिन्न गुण आ जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे माता पिता वैसी ही संतान कौन सा नियम है? सीधी सी बात है, जैसे माता पिता वैसी ही संतान मतलब समानता का नियम। वंशानुक्रम का कौन सा नियम है? संक्रमण का नियम, मैंने अभी बताया ये नियम है। प्रत्यागमन का नियम भी है वंशानुक्रम का, और जनन कोशिकाओं की निरंतरता का नियम, तो ये भी इसका वंशानुक्रम का नियम है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही, सभी जो है ये वंशानुक्रम के नियम है। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को प्रभावित किया है, ये किसका कथन है? तो कथनों से जो है आपके 1 से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनको अच्छे से करना है। ये कहा है वुडवर्थ ने, ठीक है, वुडवर्थ ने ये परिभाषा दी है। वातावरण में जो वे सब बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को प्रभावित किया है। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? अब हम कोहलबर्ग की बात करेंगे। कोहलबर्ग का सिद्धांत का नाम क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो आपको पता है पियाजे ने दिया था, जिसकी 4 अवस्थाएं थी। नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है? इसमें 3 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने बच्चे के नैतिक विकास की, ठीक है। वो 11 कहानियों वाला आपने पढ़ा होगा, आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इसको, कि कोहलबर्ग ने क्या किया? 11 कहानियों के माध्यम से जो बच्चे हैं उनके नैतिकता को देखा और फिर उससे सिद्धांत दिए, जिसमें जो हाइजन की कहानी जो है, हाइनज की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे हम। कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था में बालक किस आधार पर निर्णय लेता है? तो अब देखिए डिस्कस कर ही लेते हैं। कोहलबर्ग ने जो है 3 बताए थे नैतिक विकास के अवस्थाएं। पहली क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिक विकास, पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक है। दूसरी है परंपरागत अवस्था, और तीसरी है गैर परंपरागत अवस्था। और इसका समय काल भी पूछा जाता है, तो इसका समय काल भी आपको याद रखना है। पहली अवस्था क्या है? 4 से 10 साल तक, ये है 10 से 13 साल तक, और गैर परंपरागत हो जाएगी 13 के बाद तक। तो इसमें क्या बताया? जब पूर्व परंपरागत की बात करते हैं हम, तो बच्चा जो है अपनी नैतिक विकास, नैतिकता का जो है किस पर आश्रित होता है? दंड और पुरस्कार। जिस वस्तु के लिए उसको दंड मिलेगा, जिस काम के लिए दंड मिलेगा वो नहीं करेगा, और पुरस्कार मिलेगा तो वो उसको करेगा। तो ये इसका नैतिक अवस्था जो है, नैतिक विकास जो है, इस पर डिपेंड करता है, उसके दंड और पुरस्कार पर। जबकि दूसरी अवस्था में क्या होता है? परंपरागत में क्या होता है कि बच्चा जो है परिवार को देखता है और अपने बड़ों को, जो भी उनको जो घर वाले जो करते हैं, ठीक है, उनसे सीखता है बच्चा। तो ये क्या है? परंपरागत, मतलब परिवार और अपने बड़ों पर आश्रित होता है कोई भी नैतिक निर्णय लेने के लिए। और तीसरी गैर परंपरागत में वो स्वविवेक का इस्तेमाल करने लगता है। वो जब उसको खुद से अच्छा लगता है कोई चीज तो करेगा, नहीं लगता है तो नहीं करेगा। तो ये 3 अवस्थाएं जो है कोहलबर्ग ने दी थी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था में बालक किस आधार पर निर्णय लेता है?
तो हम बात कर रहे हैं पूर्व परंपरागत की, मतलब दंड के आधार पर। ठीक है। संवेग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संवेग शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का शब्द है। किसी भी प्रकार के आवेग आने, भड़कने, उत्तेजित हो जाने की अवस्था को किसने संवेग कहा है? ये देखिए परिभाषा से आया है। सॉरी। तो किसी भी प्रकार के आवेग आने, भड़कने, उत्तेजित हो जाने की अवस्था को हम संवेग कहेंगे। ये परिभाषा दी है जर्सील्ड ने। ऑप्शन नंबर बी। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? तो सबसे ज्यादा तीव्र जो है बाल विकास, मानसिक विकास की गति जो है शैशव अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बाल विकास की किस अवस्था में बच्चों में विषम लिंगी के लिए अधिक आकर्षण होता है? तो इसका आंसर क्या है? किशोर अवस्था में। हम कर रहे हैं 100 प्रश्न। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको फायदा होने वाला है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन असंगत है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। मनोदैहिक विकास का सिद्धांत फ्रायड ने दिया, ये भी बिल्कुल सही है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों सिद्धांत आपको अभी याद कर लेना है। ठीक है। जीन पियाजे का क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है? कोहलबर्ग का, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं नैतिक विकास की। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की का है। किसका है? वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की का है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये जो है असंगत है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल दोस्तों ये है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था। और शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। यह परिभाषा किसकी? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कई बार पूछी जा चुकी है। शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कहा है वैलेंटाइन ने। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। बालक को जो कुछ भी बनना है वह प्रारंभ के 5 साल की उम्र तक बन जाता है। यह कथन किसका है? ये कहे हैं हमारे फ्रायड जी ने। ठीक है, फ्रायड ने कहा ये। लॉरेंस कोहेलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब 4 कथन दिए हैं आपको, जिसमें से 3 बातें सही हैं, 1 गलत है, वो आपको बताना है। और ये आया था सीजीटेट जुलाई 2011 का प्रश्न है। कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, बिल्कुल सही। कोहलबर्ग जो है अमेरिका के थे। दूसरा है कोहलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ये भी बिल्कुल सही है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है, ये भी बिल्कुल सही है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत, तीसरा है गैर परंपरागत। ठीक है। कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच माना, ये बिल्कुल गलत है। पूर्व परंपरागत अवस्था है 4 से 10 वर्ष, फिर है दूसरी 10 से 13 वर्ष और तीसरी है 13 से आगे। आगे बढ़ते हैं। 28वां, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो ये किया है लॉरेंस कोहेलबर्ग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। नैतिकता की बात आए जहां भी आपको लॉरेंस कोहेलबर्ग आंसर लगाना है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? तो ये है पियाजे का। ठीक है, बौद्धिक अवस्थाएं की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, आपको पता ही है कौन कौन सी। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई? अभी अभी बताया मैंने, पियाजे के द्वारा। ये हो गए 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अब वाइगोत्स्की की बात हो रही है तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या था? सामाजिक। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या था? बेसिकली उन्होंने क्या है, संज्ञानात्मक विकास को जो है सामाजिक परिस्थिति पर निर्भरता बताई। मतलब संज्ञानात्मक विकास का जो संज्ञानात्मक विकास होगा बच्चों का, वो सामाजिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसा समाज होगा, जैसे आसपास की परिस्थिति होगी, बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास वैसा ही होगा, ये कहा था वाइगोत्स्की ने।
अगला है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल और औपचारिक की पहचान की गई। ये किसने की थी? पियाजे द्वारा। आसान है, कब से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ये यूपी टेट में आया था क्वेश्चन। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियो और इसमें आपको कौन से सिद्धांत में परेशानी जा रही, ताकि मैं उसको आपको कवर कराने में आपकी मदद कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? पियाजे ने कौन सा दिया है? भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास या फिर ज्ञानात्मक विकास। तो जब पियाजे का नाम आएगा उसका आंसर आएगा ज्ञानात्मक या फिर संज्ञानात्मक, दोनों एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान का विकास ही, संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक एक ही बात है, तो आपको ये याद रखना पियाजे का ही है। 34 पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त का संबंध किससे था? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में लागू हुआ है। ये कब से लागू हुआ था? 2009। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए आरटेट फेब 2016, सारे क्वेश्चन जो है पुराने ईयर्स में किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं, सारे वहीं से लिए गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फालतू का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि का सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर क्या है? मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु गुणे 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु इंटू 100। अब मानसिक आयु क्या होगी? जो आप प्रश्नोत्तरी देते हैं बच्चों को और उसमें जो अंक आते हैं उससे निकलती है मानसिक आयु, और कालानुक्रम आयु मतलब उसकी रियल एज। वेशलर के बुद्धि लब्धि आईक्यू के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच है तो वह कौन सा बालक है? तो वेशलर ने जो है, मनोवैज्ञानिक वेशलर है, उन्होंने आईक्यू का एक चार्ट बनाया है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि किस बुद्धि लब्धि में कौन सा बालक कहलाएगा। तो ये क्या है? श्रेष्ठ बुद्धि। ठीक है, और आपको याद रखने हैं बहुत सारे हैं, जैसे 90 से, मैं सेंटर से स्टार्ट करूंगा, 90 से 109 वाला बालक क्या कहलाएगा? सामान्य बुद्धि। क्या कहलाएगा? मेरे साथ बोलना है आपको, सामान्य बुद्धि, तभी आपको याद होगा। ठीक है, 90 से 109 तक का क्या कहलाएगा? सामान्य बुद्धि। और इसके नीचे चले जाएंगे हम 80 से 89, तो ये कहलाएगा मंद बुद्धि। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? मंद बुद्धि। और इसके ऊपर चले जाएंगे 110 से 119 तक, तो ये कौन सा बच्चा? उच्च सामान्य बुद्धि, उच्च सामान्य बुद्धि। और यदि और ऊपर जाएंगे हम 120 से लेके 129, जो कि इस प्रश्न में पूछा भी गया है, इसको हम बोलेंगे श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि। और इसके ऊपर जाएंगे 130 या उससे अधिक, तो 130 के ऊपर वाला बालक क्या कहलाएगा? अतिश्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ या प्रतिभावान बालक जिसको हम कहेंगे। ठीक है, तो 130 के ऊपर है प्रतिभाशाली बालक, 120 से 129 तक श्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 119 तक उच्च सामान्य, 90 से 109 तक सामान्य बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि। और यदि इसकी बात करें नीचे आएंगे तो 70 से 79 तक है क्षीण बुद्धि। ठीक है, क्षीण बुद्धि। ये सारे आपको याद करने हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है। और 69 से नीचे चले जाएंगे हम, 69 से नीचे, तो ये क्या कहलाएगा? निश्चित क्षीण बुद्धि, निश्चित क्षीण बुद्धि। ठीक है, ये पूरा चार्ट आपको याद करना है। ठीक है, रिवीजन करोगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि लब्धि के जो जन्मदाता हैं वो है टर्मन। टर्मन ने जो है बुद्धि लब्धि का जन्म तैयार किया था। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। और एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है बुद्धि के ऊपर, उसको देखेंगे आप तो उस ये चैप्टर जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, पूरा याद करवाया गया है। ठीक है, तो एक बार नजर डाल देते हैं बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत है। जैसे एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने। ठीक है, द्विकारक और त्रिकारक, ये दो सिद्धांत किसके हैं? स्पीयरमैन के।
स्पीयरमैन, जो मध्य प्रदेश की परीक्षा हुई है, मध्य प्रदेश पात्रा परीक्षा, उसमें जो है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। गिलफोर्ड वाला आया था आज के पेपर में, ठीक है। और गिलफोर्ड का कौन सा सिद्धांत है? त्रिआयामी, त्रिआयामी, त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का, गिलफोर्ड। तो ये त्रिआयामी अलग है और त्रिकारक सिद्धांत अलग है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। त्रिकारक दिया था, द्विकारक और त्रिकारक है स्पीयरमैन का, और त्रिआयामी है गिलफोर्ड का, ठीक है। एक और है समूह कारक। अब इसमें आप कंफ्यूज करोगे, समूह कारक, समूह कारक और बहुकारक अलग अलग है। बहुकारक दिया था थॉर्नडाइक ने और समूह कारक दिया था अपने थर्स्टन ने, थर्स्टन, ठीक है। एक और याद कर लीजिए, प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था थॉमसन ने। तो फटाफट से रिवीजन करते हैं। एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है, त्रिआयामी सिद्धांत है गिलफोर्ड का, समूह कारक थर्स्टन का, प्रतिदर्श कारक थॉमसन का, और बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है ये है थॉर्नडाइक, जो कि इसका आंसर भी है। 40 नंबर, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है। देखिए वो सूत्र आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये जो सीजी टेट में पूछा गया है, बच्चे की मानसिक आयु है 12, तो सूत्र क्या था? मानसिक आयु बटे कालानुक्रम, और कालानुक्रम आयु कितनी है? 10। तो आपको सूत्र बनेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो मानसिक आयु है 12, कालानुक्रम आयु है 10, 12 बटे 10 गुणित 100 कर रहे थे हम, ठीक है। इसको हल करेंगे, 0 से 0 काट दिया, 12 का गुणा 10 में किया, 12 दो धाम 120, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी, 120 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 41 में आ चुके हैं हम, 50 कर रहे हैं इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में 50 और करेंगे। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, और अगला वीडियो जरूर देखो, उसमें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कवर किए जाएंगे, और जो सारे जो हैं पहले जो है आए हुए हैं, ठीक है। मैं एक बार नजर दिखा देता हूँ। जैसे ये सीजी टेट में आया है 42 नंबर के, यूपी टेट में आया, ये देखिए यूपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, सी टेट, ये सब क्वेश्चन जो है सारे जो हैं वे क्वेश्चन जो पुराने ईयर्स में आए हुए हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो। चलिए अपन कर रहे थे 41 का क्वेश्चन, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? तो अभी मैंने बताया द्विखंड सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एक कारक सिद्धांत है अल्फ्रेड बिने का, द्विकारक है स्पीयरमैन का, त्रिकारक भी स्पीयरमैन का, समूह कारक थर्स्टन थॉर्नडाइक का, बहुकारक सिद्धांत गिलफोर्ड का, त्रिआयामी सिद्धांत प्रतिदर्श सिद्धांत दिया है थॉमसन ने। आगे बढ़ते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? यह किया जाता है व्यक्तित्व के मापन के लिए। व्यक्तित्व वाला चैप्टर आप देखेंगे वीडियो जाके, उसमें सब कुछ समझाया गया है। बुद्धि का तरल मौलिक मॉडल किसने दिया है? यह दिया है कैटल ने। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो अभी अभी मैंने बताया 130 के ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं हम? प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। और 90 से 109 के बीच सामान्य बुद्धि, 120 से 129 तक श्रेष्ठ बुद्धि, ये सब आपको याद रखना है। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता है अपसारी चिंतन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं? नहीं। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं? ये भी बिल्कुल सही नहीं है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, बुद्धि का जो है लिंग के साथ संबंध नहीं है। ये जो है अगला चैप्टर आ गया है, बाल विकास के सारे चैप्टर से जो है क्वेश्चन उठाए गए हैं, 5 5 6 6, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? बुद्धि का जो है लिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। कई बार आप बच्चे जब देखते हैं स्कूल में तो गायन करवाना है, लड़कियों का समूह को आगे करेंगे, स्पोर्ट्स की बात होगी लड़कियों को आगे कर देंगे, लड़कों को, है ना। तो हम क्या करते हैं? लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, हमें लगता है ये काम तो लड़कियां ही करेंगे। रंगोली बनाना है, लड़कियों को आगे कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो व्यक्तित्व का ये वर्गीकरण किया है युंग ने। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है ये जानना,
बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना या उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, एक तो बच्चा क्या सीखा है ये जानना, दूसरा बच्चे के सीखने में क्या कठिनाई आ रही है ये भी इसका सही आंसर है, और उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण भी करना इसका उद्देश्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। ये थे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पुराने ईयर्स में पूछे गए थे और बाल विकास के विभिन्न अध्यायों से लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाल विकास का निचोड़ आप समझ सकते हैं। ये आप वीडियो करते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है फंसने के चांसेस बन जाते हैं। पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करें, और अगला वीडियो जरूर देखें, वो होगा पार्ट 2 जिसमें मैं 50 क्वेश्चन और कवर करूंगा। तो टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस, और हमारी प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए गए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।